नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं ऐसे स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री के एक स्टार्टअप चैंपियन से और एक स्पेशल गेस्ट से जो हैं हमारे मेंटोर। ये हैं बायोनिक और डॉक्टर रितेश मलिक। इससे पहले हम मिले अपने सबसे पहले स्टार्टअप चैंपियन से। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण की पूरी टीम की ओर से सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जैसे भगवत गीता ने संसार को सही दिशा दी, वैसे ही स्टार्टअप चैंपियंस दूसरा संस्करण दे रहा है एंटरप्रेन्योर्स को सही दिशा और प्रेरणा, इस संसार की बड़ी समस्याओं का समाधान करके सफल स्टार्टअप्स बनाने की। आइए अब मिलते हैं अपनी पहले स्टार्टअप चैंपियन से और देखते हैं इनकी कहानी। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो होते हैं बॉडी बैटरी पावर्ड वो इम्पोर्टेड होता है और जिसमें उंगलियां अलग अलग चल सकती हैं, उनको बायोनिक डिवाइसेस बोलता है। तो ये बायोनिक डिवाइसेस जब इंपोर्ट होके आते हैं, इनका कॉस्ट 10 लाख से 25 लाख भी जा सकता है केवल एक हाथ के लिए। ग्रिपी जो है वो उनके 5 गुना कम दाम में अवेलेबल हो जाता है, तकरीबन 2 लाख के आसपास एक यूज़र को ग्रिपी यूज़ करके उनको काफ़ी बेनिफिट इसलिए मिल सकता है बिकॉज जो पूरा उसमें रॉ मटेरियल्स डाले गए हैं वो मोस्टली मेड इन इंडिया है। इसको ऐसे डिज़ाइन करके रखा है कि जो डिवाइस है अगर वो कोई गांव में भी यूज़ कर रहा है जहाँ पे लिम्फ फिटिंग क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स ना हो बट एक बेसिक वॉच रिपेयर शॉप भी हो, तो घड़ी ठीक करने वाले को हम लोग बोल सकते हैं कि ये पार्ट्स चेंज करना है और वो फिर से वो डिवाइस यूज़ कर सकता है। हमारे वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखेगा, वो वीडियो है अंकल रसल का। वो हमारे डिवाइस के सबसे पहले ख़रीदारों में से एक है और उनका हाथ जाने के बाद उन्होंने बहुत डिवाइसेस अलग अलग ट्राई किए बट उनको वो अंदर से वो सेटिस्फैक्शन या वो संतुष्टि नहीं मिला था और उनको गाड़ी चलाना उनके अंदर से बहुत ज़्यादा एक बड़ी इच्छा थी। ग्रिपी लगाने के बाद उनको धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया कि मैं ये इसको यूज़ करके गाड़ी चला सकता हूँ। लोग नए चीज़ें सीख रहे हैं, डिवाइस से नए चीज़ें कर रहे हैं और आखिर में जो उनका पुराना तरीका था जीने का वो हिम्मत और वो कॉन्फिडेंस उनमें वापस आ रहा है। रोबोबायोनिक्स के थ्रू हम चाहते हैं हर एक इंसान की ज़िंदगी को छू देना हमारे सेंस ऑफ टच टेक्नोलॉजी से। मैंने कहा था ना आपको, ये जादू नहीं ये विज्ञान है। लेवलिन, स्वागत है आपका स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 के दूसरे संस्करण में। आप जरा हमारे सारे दर्शकों को आज ये दिखाएंगे कि ये काम कैसे करता है। Sure. ये लीजिए। तो पारितोष जी, ये यहाँ से पहले ऑन होता है जी। जैसे ही ऑन हो जाए इसके अंदर सेंसर्स मौजूद है जी। आप जिनका भी हाथ नहीं है वो इस हाथ को लगा लेता है और वो सोचता है कि मुझे अपना कोई तो मसल हिलाना है। वो मसल का जो रीडिंग है वो सेंसर पकड़ता है और वो जैसे ही पकड़ेगा वो हाथ बंद होगा। अभी बहुत सारे डिवाइसेस में अलग अलग मोशंस होते हैं खोलने बंद करने के लिए, बट हम लोग ने एक ही मोशन रखा है इस रीज़न से ताकि वो एज सिंपल एज अ डोर बेल हो वो ऑपरेट कर सके। तो एक ही मोशन से वो खोलना बंद करना होता है एंड आप जो भी ऑब्जेक्ट बीच में डालो, तो यहाँ पे मैं अपना हाथ डाल रहा हूँ बीच में, आप देख सकते हैं उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और आप सभी लोगों के लिए इसमें एक बहुत बड़ा लेसन, एक बहुत बड़ी लर्निंग है। वो ये कि कोई भी काम, वो कहते हैं ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वैसे ही कोई भी काम अकेला नहीं होता। जब आप एक स्टार्टअप बनाते हैं उसका सक्सेस अल्टीमेटली लोगों पे डिपेंड करता है। बिजनेस अल्टीमेटली पीपल हैं। तो आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है और आप अपने कस्टमर के कितने करीब हैं, कस्टमर कितनी बार आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है और आपको फीडबैक दे रहा है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। मेरा दूसरा सवाल लेवलिन आपसे ये है कि क्योंकि ये एक हार्डवेयर प्रोडक्ट है तो ये बनाना इतना आसान तो होगा नहीं। सबसे पहले तो आपको कितना समय लगा इस लेवल तक पहुंचने के लिए जिस लेवल का प्रोडक्ट आज आपने हमें दिखाया है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने सबसे पहले इसको फंड कैसे किया? मैं खुद इस पे काम करना स्टार्ट किया 2014 में। ये प्रॉपर तरीके से इनक्यूबेट जो हुआ वो था 2016 में, एंड इनक्यूबेशन के बाद इसको
मार्केट लेवल तक लाने के लिए लगभग 5 साल लग गए। तो 2021 में ग्लोबल बायो इंडिया में ये लॉन्च हुआ है। इसके लॉन्च के बाद काफ़ी लोगों से इंक्वायरीज़ आई और आगे बढ़ता गया। एक जो बहुत नोटवर्दी चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ये चाहते थे कि क्वालिटी वाइज हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो इस डिवाइस का जो टेस्टिंग हुआ है लगभग 6 महीने का, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लेवल पे हुआ है एंड इस रीज़न से इसका लॉन्च करने में 1 साल डिले आया है। इंटरनेशनली दुनिया में आप कहीं पे भी जाएं, वहाँ पे मौसम अलग होता है, स्किन अलग होती है, लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, शरीर अलग से बना होता है। हमारा शरीर अलग है, हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके हिसाब से क्या आपका प्रोडक्ट आज भारतीयों के लिए बना गया है या आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए है और हम केवल यूज़ कर रहे हैं? मैं इस सवाल से बहुत खुश हूँ। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली शुरू किया गया था भारतीयों से, क्योंकि जो इम्पोर्टेड डिवाइसेस आते हैं वो एक ऐसे सेंसर टेक्नोलॉजी पे काम करता है जहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि आप एक एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में बैठे। भारत जैसे जगह जहाँ गर्मी और ह्यूमिडिटी होता है, वहाँ पसीना आना आम बात है और पसीने की वजह से वो पुराने सेंसर्स काम नहीं कर पाते थे। लोग सामान उठाते उठाते बीच में गिरा देते थे, इससे उनके कॉन्फिडेंस को बहुत ठेस पहुँचता था। हम लोग ने एक ऐसा सेंसर टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिससे ये स्वेटिंग का प्रॉब्लम, पसीना, आपका कोई भी तरीके का थकान, वो सब एलिमिनेट हो सके। एंड इसलिए ये पहले स्टार्ट किया गया है भारत के लिए, बट ये जा सकते पूरे दुनिया में। क्या बात है, कमाल की बात। अब आपसे एक पर्सनल सवाल करूं। वो पर्सनल सवाल ये है, देखिए आप हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। अब इंजीनियर्स कहते हैं भाई हम सेल्स नहीं कर सकते, लेकिन आपने अपनी पहली सेल कैसे की? देखिए हर स्टार्टअप अल्टीमेटली बिजनेस तभी आगे बढ़ता है जब ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं। तो आपने अपनी पहली सेल कैसे की? कहाँ से आपका पहला ऑर्डर आया? हम काफ़ी टाइम से हमारा डेवलपमेंट बिहार में ही शुरू हुआ एंड जो डेवलपमेंट करते समय काफ़ी बेनिफिशरीज थे जो टेस्टिंग करने में आगे आए थे। अभी कुछ लोग ऐसे थे जो किसान थे एंड वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो हमारा जैसे ही लॉन्च हुआ, वो लॉन्च का कवरेज एक वेंचर कारेकेबा वेंचर्स ने देख लिया और उनकी मदद से हम लोग ने बिहार गवर्नमेंट में इस डिवाइस को पिच किया और उन्होंने 3 जन के लिए ये डिवाइस स्पॉन्सर किया। अरे वाह। दैट वाज, उस तरह से हमारा फर्स्ट सेल हुआ। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, देखिए आपने जो करके दिखाया वो आसान नहीं है। आप अगर चाहते हैं आप भी और बहुत सारे लोगों की तरह फैंसी आप सॉफ्टवेयर कोड लिख सकते थे, आप भी कुछ बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स या सॉफ्टवेयर्स बना सकते थे, लेकिन आपने अपनी मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ज़रूरी ज़रूरत को आपने सॉल्व किया है। एक बहुत बड़े समस्या का आपने समाधान निकाला है। ये करना आपके लिए आसान तो नहीं रहा होगा, ये तो बात पक्की है। हाँ। तो इतनी मुश्किलों के बावजूद अगर आपने ये किया है, आज लाखों लोग इस शो पर आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या बोलना चाहते हैं? वो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो भी आपकी तरह कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? जर्नी आसान बिल्कुल है नहीं, बट अगर वो जज्बा है, वो असल में वो प्रॉब्लम दिखता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक एक करके चीज़ें जगह पे आती है ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहे और उस प्रॉब्लम तक के हल तक पहुंच सके। जो हमारे पीएम का विज़न है आत्मनिर्भर भारत, हम सबको उसके लिए बहुत मेहनत करना होगा ताकि हम सच्ची में आत्मनिर्भर भारत बन सके। तो उसी बात पर कि हम आत्मनिर्भर भारत एक्चुअली बन सके, अब हम लेने वाले हैं ऑडियंस से एक क्वेश्चन। और मुझे पता लगा है कि आज नई दिल्ली से अदिति ठाकुर जी ने अपना सवाल भेजा है आपके लिए। आइए सुनते हैं उनका सवाल। नमस्कार, मेरा नाम अदिति ठाकुर है। मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ और को फाउंडर हूँ MBA प्लस की। मेरा सवाल टीम बायोनिक्स से है। कितना ज़रूरी है एक फाउंडर के लिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना? तो सवाल ये है कि एक फाउंडर होने से पहले क्या एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कितना ज़रूरी है? क्योंकि आप खुद एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। कुछ हद तक हाँ, प्रॉब्लम सॉल्वर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर शायद नहीं हैं तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं दिखेगा कस्टमर का, और प्रॉब्लम नहीं दिखा तो बिज़नेस शायद सही डायरेक्शन में ना जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्वर होना डेफिनेटली ज़्यादा ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर बनने से पहले।
अब आपको पता है कि सबसे पहला कदम आपको क्या उठाना है, आपको बनना है प्रॉब्लम सॉल्वर। इससे पहले कि आप अपनी स्टार्टअप आगे बढ़ाएं, सबसे पहले अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझिए और फिर वो समाधान तक उसको लेके जाइए, क्योंकि जो समस्या से समाधान तक लेकर जाएगा ना, वही आगे बढ़ेगा। इस सेशन से आपके फायदे की 3 बड़ी बातें अब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली, कस्टमर की समस्या का समाधान करते समय ये जानिए कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे इस्तेमाल करेगा अपनी दिनचर्या में। नंबर 2, आपका बनाया समाधान आपके कस्टमर के बजट में होना चाहिए और उसको आसानी से मिल भी जाना चाहिए। नंबर 3, अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सपीरियंस या डेमोन्स्ट्रेशन देकर विश्वास बढ़ाइए अपने कस्टमर के साथ। कस्टमर विश्वास करेगा तो बिजनेस अपने आप ही आगे बढ़ेगा। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप मिलेंगे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हैं, खुद एक डॉक्टर भी हैं और बहुत सी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी कर चुके हैं। हो सकता है आपकी स्टार्टअप में भी पैसा लगा दें। अगर सीखना बंद तो जीता बंद। मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। अब बारी है मिलने की हमारे स्पेशल गेस्ट से, जो है मेंटोर और हो सकता है बन जाए आपके इन्वेस्टर भी। मिलते हैं आप डॉक्टर रितेश मलिक से। डॉक्टर मलिक, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 में। आजकल हेल्थ और वेलनेस के क्षेत्र में बहुत सारे D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स आ गए हैं, राइट? कुछ लोग हेल्दी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कुछ लोग हेल्दी खाना बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आज क्या सचमुच, मेरे 2 पार्ट्स हैं इस सवाल के। सबसे पहले तो क्या ये सचमुच हमारी एक्चुअली एक प्रायोरिटी है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स भारत देश के 138 करोड़ लोग तो इनको नहीं ले सकते, बिल्कुल, राइट? एक एलीट किस्म का ऑडियंस ही इनको ले सकता है। और दूसरी चीज कि अगर ये है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये सचमुच हेल्थ और वेलनेस है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम अपने देश में एक्चुअली कैसे फैलाएं। मुझे याद है आपका एक पॉइंट बहुत समय पहले आपने बोला था और मैं हर बार उसको रिपीट करता हूं कई जगहों पे, प्रिवेंटिव केयर, जिस पे आपका बहुत ध्यान है। तो इन दोनों सवालों का आप अपने एक्सपीरियंस से प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ तक हेल्थ केयर की बात है, अनफॉर्चुनेटली जैसे हार्डवेयर है वैसे ही हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर पे बहुत कम लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, और उसकी सिंपल वजह यह है, वेंचर कैपिटल हेल्थ केयर को एक ऐसी इंडस्ट्री मानता है जो टाइम लेती है। क्योंकि आप ये देखिए, एक FDA अप्रूवल आने में 10 साल लग जाते हैं। अब वेंचर कैपिटल का जो साइकिल है वो 5 साल का है, वो 10 साल तो नहीं इन्वेस्टर वेट करता। तो ये प्योरली एक कमर्शियल कॉल है। हेल्थ केयर एक इम्पैक्ट रिलेटेड आपको ड्रिवन होने चाहिए। आपको लेवलिंग इन, जैसे हमारे को 10,000 लेवलिंग चाहिए हमारे देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जहाँ तक आप D2C की बात करें, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, और मुझे लगता है कि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, मुझे लगता है एविएशन के बाद सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के लिए बना है, पूरे मुल्क के लिए बना है। मुझे लगता है इंटरनेट से ज़्यादा, आप ये सोचिए इंटरनेट की वजह से आप कहाँ नहीं पहुँच सकते। आज आपकी छोटी सी स्क्रीन पे क्या क्या नहीं आ गया। तो मुझे लगता है हेल्थ केयर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। D2C तो एक बहुत छोटा वर्टिकल है। मैं लोगों को अर्ज करूँगा, 4 बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो फ्यूचर के आने वाले हैं। सबसे पहला है एटम। एटम में बहुत ज़बरदस्त इन्वेंशन होने वाली है। पहले आपको याद होगा फोन गर्म हो जाते थे, अब नहीं होते, क्योंकि हम नैनो मीटर्स में जा रहे हैं और हमारे जो माइक्रोचिप्स बन रही हैं वो छोटी से छोटी होती जा रही हैं। एटम के ऊपर आप ध्यान दीजिए। आप देखिए एटम से आप क्या मटेरियल साइंसेस बेटर कर सकते हैं, आप नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है जीन। जीन फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। आप देखिए हमारे कल वेब जो एक जेम्स वेब जो एक टेलीस्कोप ने इतनी शानदार इमेज दी, आप देखिए इतने ब्रह्मांड में हम यहाँ पे हैं, ये अपने आप मिरेकल से कम नहीं है। तो अगर आप वैसे देखें तो जीन इतनी एक पायस चीज़ है। हमने आज तक जीन पे कभी काम नहीं किया। जेनेटिक मैपिंग एंड डेटा शेयरिंग ऑफ दैट जीन, प्रिसिशन मेडिसिन विल बी द फ्यूचर। अभी हम लोग एक दवाई दे देते हैं, पैरासीटामोल, आपको बुखार हुआ, अब फ्यूचर आएगा प्रिसिशन मेडिसिन का। आपको दवाई देने की जरूरत नहीं है, वो सेल में जाके वो इमीडिएटली ठीक कर देगा, और आपको उसका दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टिपिकली टेक्नोलॉजी की एक लेयर बन रही है जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री 4.0, जिसमें हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स आते हैं। हमारे मुल्क के अंदर 8.5% विच इज़ ऑलमोस्ट 10 करोड़ पीपल आर डायबिटिक। दीज आर नॉन डायबिटिक।
डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है और लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं और ये आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ेंगी। और उसकी वजह यह है हमारा फास्ट फूड कल्चर। और ये आने, और आप ये देखिए ना, हमारे को खाना तो 10 मिनट में आ जाता है, एम्बुलेंस को आज भी आधा घंटा लगता है। हमारे को ये चेंज करना है और हमारे को इसके लिए गवर्नमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में लोगों को एक बेट देना चाहिए ताकि वो उस पर वाकई में काम कर सके। लास्टली, जो ये मैंने इंडस्ट्री 4.0 का आपको बताया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लोगों के यहाँ पर साइबॉर्ग बन गए हैं। आप यहाँ पे अपना छोटा सा चिप लगाइए और आपको पता चल जाएगा आपका ग्लूकोज कितना है। व्हाट यू मेजर इज़ व्हाट यू विल कंट्रोल। मुझे ऐसा लगता है रोबोटिक नर्सेज इतना बड़ा इंडस्ट्री है जो आप सोच नहीं सकते। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक कंपनी अभी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया, वो क्या कर रहे हैं, सीटी स्कैन को डॉक्टर की जगह आप मशीन पे डालो और मशीन 90% एक्यूरेसी के साथ बता देगा कि ये सीटी स्कैन ठीक है या नहीं है। आप सोचिए, $200 बिलियन के सीटी स्कैन होते हैं पूरी दुनिया में, जिसमें 100 बिलियन सिर्फ अमेरिका में होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है हेल्थ केयर और क्लाइमेट टेक, ये $2 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है, दूसरी हेल्थ केयर है। ये 2 इंडस्ट्रीज़ के अंदर अभी तक इनोवेशन नहीं हुई है और ये एक ब्लैंक ब्लू वाटर है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसमें उतना ज़्यादा आपको फाइनेंशियल रिटर्न भी मिलेगा और ट्रू इम्पैक्ट मिलेगा। हर वक्त एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में होना चाहिए, पैसा तो मैं कमा लूँगा, क्या वो 138वां करोड़ आदमी, वो आदमी जो कि आज जिसकी आमदन नहीं है, क्या उस तक मेरे स्टार्टअप का इम्पैक्ट पहुँच रहा है? अगर उसका आंसर हाँ नहीं है तो सोचिए वहाँ तक कैसे पहुँच सके। ये बहुत मतलब आपने तो इनफैक्ट एक पूरा फ्यूचर का पिटारा खोल दिया है हमारे यहाँ दर्शकों के लिए। आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली पूछते हैं कि जब मैं एक फाउंडर की तरह स्टार्ट करता हूँ, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, क्या मैं पहले पैसा बनाने के पीछे भागूं, क्योंकि भाई इन्वेस्टर कहते हैं कैश फ्लो आना चाहिए, पैसा बनाना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं अपना पर्सनल ब्रांड खुद बनाऊं या अपने कंपनी के ब्रांड पे ज़्यादा फोकस करूं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे क्या सबसे पहले एक प्रॉब्लम सॉल्वर पहले होना चाहिए, उसके बाद मैं फाउंडर बनूं और उसके बाद सीईओ बनूं? तो ये 3 अलग अलग मुश्किलों में एक फाउंडर जब फंस जाता है और एक अर्ली स्टेज फाउंडर जब फंस जाता है तो वो निकल नहीं पाता है। और इसलिए आई थिंक आपकी मेंटरशिप आज बहुत ज़रूरी होगी हमारे सारे दर्शकों के लिए। सबसे पहला फोकस रखिए ट्रैक्शन, कस्टमर की ट्रैक्शन। सेकंड फोकस रखिए यूनिट इकोनॉमिक्स और प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने के लिए। थर्ड फोकस रखिए स्केल के ऊपर। ट्रैक्शन के लिए, सबसे पहले ट्रैक्शन के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर होना पड़ेगा। जब तक आप कोई प्रॉब्लम कस्टमर की नहीं सॉल्व करेंगे, और लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि हम कोवर्किंग चलाते हैं, तो लोग मेरे पास आते हैं कि मैं कब अपना बिजनेस चालू करूं। आई ऑलवेज टेल देम द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर बिजनेस वाज येस्टरडे। सबसे अच्छा समय था कल, और द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ, द पावर ऑफ नाउ। मैंने कहा आज आप कल नहीं बता सकते क्या होगा, लेकिन आज अपनी मेहनत करके, डोंट वेट। लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यार आइडिया अच्छा आएगा तो करूंगा। आप जो आइडिया सोच रहे हैं वो वैसे भी नहीं चलेगा। आप चालू कीजिए, आप फेल कीजिए, बस आप डटे रहिए। और यहाँ से आप प्रॉब्लम सॉल्वर हुए, पीएमएफ बनाने के लिए आप एक फाउंडर हुए, और स्केल करने के लिए आप एक सीईओ बनते हैं। तो ये 3 चलन है। और सेकंड क्वेश्चन एक बार अगर आप दोहराएंगे, मैंने कहा था कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी जरूरी है फाउंडर के लिए। बहुत लोग करते हैं कि यार मैं 2 स्टार्टअप चालू करूंगा, सब गलत है। एक स्टार्टअप, एक रेवेन्यू स्ट्रीम, एक कस्टमर टाइप, टारगेट सेगमेंट ढूंढना इतना इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता ही नहीं होता। लोग कहते हैं कि यार मैं ये वाला काम करूंगा और सबको बेच दूंगा। आपको 138 करोड़ लोगों को सबको बेचने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहला एक रेवेन्यू स्ट्रीम ढूंढिए। आप चाहे सिर्फ 10 लोगों को बेचिए, लेकिन वो 10 लोगों को आपसे प्यार हो जाना चाहिए। दे शुड बिकम योर ब्रांड एम्बेसडर्स। फिनोमिनल। ऑन दैट नोट रितेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे सिर्फ एक है। आज करोड़ों लोग इस शो के द्वारा आपको देख रहे हैं, बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपका उन सबके लिए? मेरे लिए एंटरप्रेन्योर वो है जो वैल्यू ऐड कर पाता है अपने काम में। वो चाहे एक कॉर्पोरेट सेगमेंट में हो सकता है, वो चाहे एक आईएएस अफसर हो सकता है, वो चाहे एक पॉलिटिशियन हो सकता है, वो चाहे एक फाउंडर हो सकता है। मुझे लगता है कि सब एंटरप्रेन्योर है। डॉक्टर रितेश मलिक, आज स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 हमारे इस शो के दूसरे संस्करण में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। बहुत धन्यवाद आपका। इस सेशन से आपके फायदे की 3 बड़ी बातें अब आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहली, एंटरप्रेन्योर के लिए उसका पर्सनल ब्रांड होना बहुत जरूरी है। समझ जाइए इस बात को। नंबर 2, एंटरप्रेन्योर बनने से पहले बनिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर, जैसे बने हैं डॉक्टर रितेश मलिक। और नंबर 3, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या एक इन्वेस्टर, इन्वेस्ट कीजिए ऐसे लोगों में जो होंगे भविष्य के प्रॉब्लम सॉल्वर्स, यानी समस्याओं का समाधान करने वाले लोग। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आसपास एक ऐसी संगत बना लेंगे ऐसे लोगों की जो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होंगे और आप ही के फायदे के होंगे। अब समय है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद आप मेरे साथ लेंगे
दूसरा कदम अपनी स्टार्टअप को तेजी से आगे बढ़ाने का, यानी हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का दूसरा कदम। मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। अब जारी रखते हैं हमारा सीखने का ये सफर और अपनी स्टार्टअप को और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने की ये जर्नी। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के दूसरे कदम के साथ, यानी कैसे करें अपना बिजनेस खड़ा और बड़ा, उसका दूसरा कदम। इसका नाम है वैलिडेशन। देखिए, वैलिडेशन का मतलब है कि किसी भी बात की पुष्टि हो जाना। स्टार्टअप करते समय एंटरप्रेन्योर्स एक बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि जो समस्या उनकी है वो सबकी होगी, और उन्हें यह भी लगता है कि जो समाधान उनको पसंद है वो सबको पसंद होगा। आपको ऐसा नहीं करना। आप वैलिडेट कीजिए अपने हर एक आइडिया को। वैलिडेट कीजिए दो प्रकार से। सबसे पहले, कितने कस्टमर्स हैं जो आपको पैसा दे रहे हैं आपके काम के लिए, यानी आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। नंबर दो, कितने यूजर्स हैं आपके प्लेटफॉर्म पे जो आपके प्लेटफॉर्म को यूज भी कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल करने का आपको पैसा भी दे रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपका स्टार्टअप आइडिया वैलिडेटेड है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि अगर आप बिना वैलिडेट किए अपने आइडिया को आगे बढ़ गए तो एक बात तो पक्की है कि आप फेल होकर ही वापस आएंगे, जो हम में से कोई भी नहीं चाहता। स्टार्टअप चैंपियंस के इस एपिसोड से सीखकर आप स्टार्ट कीजिए अपना बिजनेस, यानी अपनी स्टार्टअप, या फिर हमारे स्टार्टअप चैंपियंस के साथ मिलकर उनसे कनेक्ट कीजिए और उनके साथ मिलकर बनिए प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी बड़ी बड़ी समस्याओं का कीजिए आप समाधान। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के स्टार्टअप चैंपियन से। अपने रिएक्शंस हम तक पहुंचाइए सोशल मीडिया के जरिए। अपनी वीडियोस बनाइए और उन्हें लॉन्च कीजिए, अपलोड कीजिए #StartupChampions2 के साथ। इन सभी वीडियोस को आप इस दिए गए ईमेल आईडी पर भी भेजिए। कौन जाने कि आपकी वीडियो हो जाए वायरल और डीडी नेटवर्क भी इसको शेयर करे। देखते रहिए StartupChampions2.0। जय हिंद।